हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जो कि है हमारा क्या फ्लक्स देखना है। पॉइंट चार्ज के कारण कोई पॉइंट चार्ज दिया जाएगा और उसके कारण फ्लक्स क्या बनेगा वो हमको फाइंड करना है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, क्यू पॉइंट चार्ज है जो कि एक हॉलो स्फीयर में रखा हुआ है। और जब हॉलो स्फीयर में रखा है तो हमने एक हॉलो स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें टोटल फ्लक्स बताना है क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा फ्लक्स होता क्या है। अगर आपको याद हो तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, ये होता है हमारा। और वेक्टर को जब हम लोग हटाते हैं तो ई ए कॉस थीटा ये आता है। और थीटा क्या होता है? ई और ए के बीच बना हुआ एंगल होता है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर r डिस्टेंस पर फ्लक्स को फाइंड करना है, फ्लक्स क्या होगा कि इस जो स्फीयर है इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होके जा रही होंगी बाहर की तरफ। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होके जा रही हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग काउंट कर लेंगे और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी हमारी वही हम टोटल फ्लक्स को बताएंगे। तो देखिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो r डिस्टेंस पर अगर हम इस पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी? E। ऐसे अगर मैं पूछूं यहाँ पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो यहाँ पर भी E होगी। ऐसे कहीं पर भी अगर आप ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो सेम रहेगा, चाहे ऊपर साइड लें चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, कहीं पर भी लें, क्योंकि हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर में चार्ज को सेंटर पर रखा गया है। तो कहीं पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे उसकी सरफेस पर तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? E रहेगा। लेकिन फ्लक्स के लिए हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती है, हमें साथ में जरूरत पड़ती है एरिया की। तो अब आप गौर से देखिए, अगर हम लोग नीचे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर इसको अगर लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं तो ये इतने वाले छोटे से एरिया से होके जा रही है। तो इस छोटे से एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये छोटा सा एरिया हमने कह दिया कितना है? डी एरिया। कौन सा है? डी ए। क्यों डी एरिया? क्यों? हमारा जिस सरफेस जो दिया गया है हॉलो स्फीयर, जो इसका सरफेस होगा वो तो काफी बड़ा होगा ना। लेकिन हम लोग केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो इस जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसी का केवल एरिया देखेंगे, इस पूरे एरिया को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो इसका जो एरिया है वो कितना है? डी एरिया, छोटा सा एरिया हमने लिया है। फिर हमने कहा कि ई आ गया हमारा, एरिया के बारे में बात कर ली। अब आता है थीटा, कि थीटा क्या होता है। तो थीटा अगर आपको याद हो तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बना हुआ जो एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? थीटा। अब देखिए हम लोग एक बात और, जो एरिया होता है डीए या डीए वेक्टर के बारे में बात की जाए तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और कोई भी अगर स्फीयर है या फिर रिंग है या फिर किसी प्रकार का भी कोई अगर बॉडी अगर होती है तो एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो स्फीयर का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और एरिया वेक्टर पास होगा उसके सेंटर से। याद रखिएगा स्फीयर में हमेशा परपेंडिकुलर पास होता है सेंटर से, या फिर रिंग होगी तो वो भी वहां से सेंटर से होके जाएगी। तो यहाँ पर ए आ गया, डी ए बात कर ली, ए के बारे में बात कर ली और दोनों हमने देखा दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल हैं। तो थीटा के बारे में लिखा जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 0 डिग्री। अब एक चीज और, यहाँ पर जो डी ए लिया गया है तो इतने छोटे से पॉइंट पर जो फ्लक्स निकलेगा वो भी हमारा छोटा सा होगा। तो उस फ्लक्स के बारे में अगर बात की जाए तो फ्लक्स क्या आएगा? डी फाई फ्लक्स। तो अगर हम लोग इसके बारे में जानकारी अगर कुछ लिखी जाए तो क्या लिखी जाएगी? डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए और कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी ली है हम लोग ने? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल है तो cos 0 का मान कितना होगा आपका? cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 अगर आपको याद हो तो E इंटू डी ए। तो ये हमारा छोटा सा फ्लक्स निकल के आ गया इतने छोटे से एरिया में। लेकिन हमारा यही छोटा सा एरिया तो ही ना था, ऐसे तो छोटे एरिया कई सारे होंगे तो हमें उन सबको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर
जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, ये लिख दिया हमने। अब आप एक चीज देखिए, ई कैसा है, ई वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पर चार्ज रखा है और इस चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, तो r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो यहाँ पर है। तो r दूरी पर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। तो दैट मीन ई जो है वो r डिस्टेंस पर हमेशा कांस्टेंट आएगा इन छोटे 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 एरिया के लिए। तो ई हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। और देखिए जो छोटा सा डी डी फाई ऐड करते जाएंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं टोटल फ्लक्स। फाई इक्वल टू ई को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए मतलब क्या हुआ कि छोटा सा ये एरिया है, ऐसे छोटे 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 एरिया को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। और स्फीयर का टोटल एरिया होता कितना है, अगर आपको याद हो तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको अगर और सॉल्व करके लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू ई इंटू एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा निकल आया फ्लक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने फ्लक्स कैसे यहाँ पर निकाला है। इसको थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व करें तो हम लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। तो फाई टोटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी, इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 से 4 पाई से पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो 5 टोटल इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल फ्लक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर फ्लक्स कैसे निकाला है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, जो हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला है यहाँ पर, इसी को हम लोग गॉसेस थ्योरम भी कहा जाता है, गॉसेस लॉ में इसी को यूज करते हैं हम लोग। तो आई थिंक आप यहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण समझ गए होंगे, जब मैंने पॉइंट चार्ज को किसी स्फीयर में बंद किया तो उसके कारण फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकली है। अब हम लोग एक अलग से डायग्राम लेते हैं, कुछ डायग्राम देखते हैं और वहां पर हम लोग फाइंड करके देखेंगे क्या वहां पर फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं यूज करके। तो चलिए देखते हैं फिर। अब हम लोग यहाँ पर एक दो केस और ले रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे क्या इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से फाइंड किया जा सकता है कि नहीं। तो देखेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पर मैं पहला केस लेता हूँ। यहाँ पर कोई रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर टाइप की कोई शीट दी गई होगी आपको, जिसकी आपको बेस और विड्थ आपको पता होगी, लेंथ और विड्थ दिया जाएगा, जिसके कारण आपको एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो जब चार्ज मैंने यहाँ रखा तो ये पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडिकल फॉर्म में निकलती हैं। दैट मीन अगर मैं कहूँ ये हमारा पॉइंट चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रही होंगी। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है, बल्ब को अगर मैं यहाँ पर जलाऊं तो उसका लाइट जो भी होगा वो चारों दिशाओं में फैला होगा। तो उसी प्रकार ये भी चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रही होंगी। तो ऐसे में इस चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेता हूँ जो कि इस प्लेन पर पड़ रही होंगी। तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये चार्ज रहा, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी नीचे रही। ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट मीन यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अब मैंने कहा ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है और फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा चलता है। तो हमने कहा ई तो हमें मान लो इस सरफेस पर इस छोटे से पॉइंट पर हमें ई के बारे में तो जानकारी है, लेकिन एरिया के बारे में बात की जाए तो सरफेस अगर ऐसे रखा है परपेंडिकुलर अगर है तो एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसलिए हमारा ऐसे रहेगा।
यहाँ पर अगर बात की जाए इस पॉइंट पे तो इसका एरिया भी इसी प्रकार आएगा, और जो छोटा सा एरिया हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर डीए के विषय में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर छोटा सा एरिया होगा जो कि बाहर की तरफ निकला होगा डीए, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ इस प्रकार आएगा, इसका एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ होगा। अब गौर से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स कैसे, जैसे एग्जांपल तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इस पॉइंट चार्ज से अगर मैं इस डिस्टेंस के विषय में बात करूं तो ये डिस्टेंस कुछ हमारी होगी, मान लिया हमने r1 डिस्टेंस ये हमारी रही, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण r1 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r1 का स्क्वायर। अब मैं पूछूं इस पॉइंट चार्ज से दूसरा वाला जो पॉइंट है चार्ज है जो कि नीचे साइड है उससे डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या आपके मन में क्या चाहिए r1 आपके मन में आ रहा है, तो नहीं r1 नहीं होगी, कुछ डिस्टेंस हमारी कम हो गई होगी, तो उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया r2। ऐसे फिर हम लोग क्या करते हैं इस वाले पॉइंट चार्ज को लेते हैं जो उसके नीचे और है, तो उसकी डिस्टेंस होगी हमारी r3, और फिर इसी बार नीचे वाला पॉइंट चार्ज लिया जाए तो वो हमारा r4 और फिर वो हमारा r5। याद रखिएगा जिस सिमेट्रिकल फॉर्म में मैंने पॉइंट को नहीं बनाए हैं, एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे, मतलब अलग अलग लिए गए, मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर वाले दो पॉइंट अगर यहाँ बने हैं तो दो पॉइंट्स के सिमेट्रिकली हमने नीचे बनाए, नहीं नीचे नहीं है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हमने लिए हुए हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें यहाँ पर ली है मैंने वो हमेशा बदल रही है, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बार बार बदलेगी, चेंज होगी। तो हमने एक पॉइंट हम लोग यहाँ समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कांस्टेंट नहीं ले सकते। दूसरी बात अगर डीए के बारे में बात की जाए तो डीए वेक्टर जो डीए की वैल्यू यहाँ पर होगी छोटा सा एरिया, वही छोटा सा एरिया यहाँ सब देखिए सेम रहेगा, तो मतलब डीए हमारा कांस्टेंट है। बस बाद में अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग कहेंगे इस पूरे स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल जो भी सीट है उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसी का एरिया हम लोग लिख देंगे। अब दूसरा तीसरी चीज हमारी जो फॉर्मूले यूज होती है वो है थीटा। अब थीटा के बारे में देख लेते हैं। थीटा क्या होता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बीच बना हुआ एंगल, तो ये रहा हमारा थीटा। इसके बीच एंगल देखिए, इस एंगल को हमने नाम दिया θ1, इसके बीच जो एंगल बनेगा वो θ2, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो लाइन थोड़ी थोड़ी हमारी बेंड करती जा रही है, झुकती जा रही है, और तो एरिया की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ θ2, यहाँ पर θ3 जिसका मान तो कितना होगा वैल्यू 0 हो गया, तो पैरेलल है यहाँ पर θ कुछ अलग होगा, θ4, यहाँ पर θ5। तो आप देख रहे होंगे हमारी तीन चीजें दी गई है फॉर्मूले में, और जिनमें दो चीजें हमारी वेरिएबल हैं जो बार बार बदल रही होगी, जैसे कि E एंड थीटा इज अ वेरिएबल है, बस डीए है जो हमारा कांस्टेंट के रिलेटेड होगा और जिसको बाद में इंटीग्रेट करके हम जोड़ के आसानी से लिख सकते हैं। अगर मैं छोटे से पार्ट के लिए अगर फ्लक्स के बारे में वैल्यू लिखूं मैं यहाँ पर कि d phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA इनटू cos थीटा, और फिर मैं कहूं कि हम लोग कर दे रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, तो हम लोग कहें क्या इंटीग्रेशन सॉल्व करके फ्लक्स को निकाला जा सकता है, तो ऑफ कोर्स सॉल्व करके निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कि फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स तो निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं, तो फ्लक्स तो आना ही कंफर्म है। लेकिन जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वो वन वेरिएबल का होता है, उसमें केवल एक ही डाटा जो कि बार बार बदल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दो डाटा है जो बार बार बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो हमारा एक ई है और एक थीटा है जो कि बार बार चेंज हो रहा है। तो हमने कहा इस इंटीग्रेशन में हमारे दो डाटा हैं जो कि बार बार चेंज हो रहे हैं, इस कारण इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना काफी कठिन है। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स को फाइंड नहीं कर सकते, फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन से फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है यहाँ पर, लेकिन फ्लक्स को निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर लिख ले रहे हैं, बाय इंटीग्रेशन कैलकुलेट फ्लक्स इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्या इंटीग्रेशन से हम लोग यहाँ पर फ्लक्स को आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए फिर किसका यूज करेंगे, तो अभी आगे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, वहां से आप इसके फ्लक्स को बहुत ही आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले चार्ज सिस्टम में जो यहाँ पर दिया गया है, वो जो हमारा ये चार्ज सिस्टम है ये किस प्रकार हमें एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर में सेंटर यहाँ पर दिया गया है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ। याद रखिए पॉइंट चार्ज हमारा सेंटर पर नहीं है, जब सेंटर पर नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण भी हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए ऐसे बनेगी चारों तरफ, इस वाले डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी होगी, बट मैंने कुछ ही स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से अगर इस सरफेस पर अगर डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस मान लीजिए r1 है, तो ये डिस्टेंस r2, r3, r4 ऐसे हमारी r5। तो आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस भी सरफेस पॉइंट से पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, मतलब E2 फिर E3 इसी प्रकार E4 फिर E5। तो हमने पाया इस वाले डायग्राम में अगर पॉइंट चार्ज को सेंटर पर ना रखे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी सरफेस पॉइंट्स पर तो वो वेरिएबल होती है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो थीटा एंगल के बारे में या फिर डीए के बारे में बात की जाए तो क्योंकि फ्लक्स जो होता है उसमें एरिया भी आता है, एरिया वेक्टर। तो कोई भी सरफेस अगर होता है या फिर स्फीयर टाइप का हो या फिर रिंग टाइप का हो या फिर सर्कल हो तो उसमें एरिया वेक्टर आपका हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। तो सेंटर हमारा यहाँ पर है, तो इस सेंटर से होकर जो भी जाएगा एरिया वेक्टर यहीं से पास होगा। तो हमने यहाँ पर एरिया वेक्टर को बनाया, तो ये रहा हमारा एरिया वेक्टर जिसको हमने छोटा सा एरिया है तो डीए ले लिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा और एरिया ये रहा। इसी पर अगर यहाँ पर पूछेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार, तो डीए भी हमारा इसी प्रकार होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो E4 इधर की तरफ और डीए इधर की तरफ, तो इनके बीच में एंगल कुछ बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा θ1, θ2, θ3, इसी पर यहाँ पर θ4, तो एंगल भी यहाँ पर बार बार वेरी कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर तो एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर कुछ कम होगा या फिर यहाँ पर कम हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, ऐसे हर जगह थीटा भी वेरी कर रहा होगा। डीए के बारे में बात किया तो डीए यहाँ पर भी, डीए यहाँ, डीए 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 जो है मतलब एरिया जो छोटा पार्ट है वो सब जगह सेम सेम है। तो यहाँ पर वेरी क्या क्या कर रहा है, चेंजमेंट क्या क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, थीटा चेंज हो रही है, मतलब ये हमारे वेरिएबल है। और जो डीए है क्षेत्रफल जिसे कहते हैं एरिया, वो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। अगर हम लोग इस डायग्राम के लिए अगर हम लोग लिखें यहाँ पर फ्लक्स तो डी फाई इक्वल टू ई ए की जगह हम लोग डीए लिखेंगे इनटू कॉस थीटा, फिर टोटल करने के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर डीए तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट मतलब ये हमें तो केवल इस सरफेस का पूरा एरिया देखना है और सरफेस का पूरा एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा और ई दोनों वेरिएबल हैं और एक किसी इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल अगर होते हैं तो वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना काफी कठिन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व हो सकता है बट सॉल्व बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से होगा। तो यहाँ पर एक फ्लक्स को अगर इंटीग्रेशन से पूछा जाए फाइंड करना क्या आसान है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स को इंटीग्रेशन से फाइंड नहीं किया जा सकता, बहुत ही डिफिकल्ट होगा फॉर्म करना। तो यहाँ पर भी वही लाइन फिर से लिख सकते हैं हम लोग, बाय इंटीग्रेशन calculate flux is very difficult। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते, फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, बस हम लोग को गॉस का नियम का यूज करना पड़ेगा। तो गॉस के नियम का यूज करके हम लोग इसमें भी फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं और इस डायग्राम में भी फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा, आप आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ गॉस लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, गॉस लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी लगाएंगे वहां पर कुछ अच्छा सा देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।